नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात कर रहे हैं वाराणसी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में हैं। कुछ ही देर में उनका रोड शो होगा, जहां पर वाराणसी के लोगों की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। जगह जगह पीएम का भव्य स्वागत जो है वो किया जाएगा। और इसके साथ ही ये दौरा जो है वो अपने आप में इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे हैं। तीसरी बार यहां से पीएम ने जीत दर्ज की है और साथ ही वाराणसी की जनता का धन्यवाद करने के लिए भी पीएम यहां पर पहुंचे हैं। इन सब के बीच तमाम मायने में अपने आप में ये दौरा जो है वो बेहद खास और लगभग 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब काशी विश्वनाथ के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ बने हुए हैं, अजीत मंदोला जी हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ साध्वी गीतांबा धर्मगुरु भी बनी हुई है। साध्वी गीतांबा, माफ कीजिएगा, हमारे साथ अजीत मंदोला भी है हमारे साथ। अजीत मंदोला जी आपके पास आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे, अपने आप में ये दौरा खास है और अपने संबोधन की शुरुआत भी जो है वो उन्होंने वहाँ की लोकल अंदाज में, ये कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज के साथ जो है वो की। और ये साफ बताता है कि किस तरह से वाराणसी से पीएम अपना कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। वो एक झलक जो है वो आज मंच पर नजर आई। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कितना अहम हो जाता है ये दौरा। ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये दौरा बड़ा अहम इसलिए हो जाता है कि क्योंकि बनारस की जनता ने उनकी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, उनको एक तरीके से निराश किया। जो चुनाव है, चुनाव खत्म हो गए, वो चुनाव जीत गए, लेकिन जो जीत की उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे या उनकी पार्टी बीजेपी कर रही थी, उसमें कहीं ना कहीं बनारस ने उनको निराश किया है। अब वो शायद आज उन्होंने जो पूजा पाठ जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, वो अपना कनेक्शन फिर से जो उनके साथ जोड़ रहे हैं, वो समझना चाहेंगे वहां पे अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से कि आखिर ऐसी क्या बात हुई। देखिए, कुछ खबर, तमाम तरह की खबरें वाराणसी को लेके आ रही हैं कि कार्यकर्ताओं ने काम नहीं करा, कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से सक्रिय होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुए। दूसरा, कांग्रेस के कैंडिडेट ने जिस तरीके से चुनाव को गुजराती बनाम बाहरी गुजराती वाला बनाया कि भाई गुजराती लोग यहाँ आके बैठ गए हैं, तमाम तरह की बातें हुई। अब तो खैर बीजेपी अपने स्तर पर जांच कर रही है, संघ अपने स्तर पर पता लगा रहा है कहाँ चूक हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस तरह की अपनी उनकी बॉडी लैंग्वेज में देख रहा था, जिस तरह से उन्होंने वहां पे बोला है या जो गए हैं, वो यही कहने के लिए, शायद समझाने के लिए कि भाई देखिए, मैं ये गंगा माँ है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, बनारस को नहीं छोड़ूंगा। वो एक कहीं ना कहीं अपना फिर से पुराना जिसे कहते हैं रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। करना भी चाहिए, मेरा मानना है करना भी चाहिए। देखिए, कोई बात नहीं, जो हार जीत का अंतर कम हुआ या जो भी बातें रही वो अलग चीज है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी है उत्तर प्रदेश में जब 2 बार वो चुनाव जीते, भारी मतों से जीते, उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव आया है, बीजेपी की सरकार वहां पर है। जिस हिसाब से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। कानून व्यवस्था लेके तमाम चीजें, डेवलपमेंट भी हो रहा है, सड़कें बन रही है। जो बनारस का तो कहते हैं कायाकल्प ही कर दिया है, पूरा एक नया स्वरूप उसको दे दिया है। उसके बावजूद भी अगर जनता जातिवाद पे, आरक्षण पर वोट करती है, या एक कैंडिडेट ये कहता है कि साहब ये गुजराती यहाँ आके भर गए हैं इसलिए वोट करती है, तो बड़ा निराशा का भाव मैं मानता हूँ, बड़ा निराशाजनक इस तरीके से सोचना। लेकिन मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत लोकप्रिय है वहां पे, और अभी भी जनता को लग रहा होगा कि हमसे कोई चूक हुई है, गलती हुई है। तो देखते हैं उसका आने वाले दिनों में क्या होता है, कैसे होता है, इस पे सबकी नजर रहेगी। जी ठीक है, हिमांशु जी से भी मैं इस पर कमेंट चाहूंगी। अजीत जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, हिमांशु जी आप इनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं बहुत लंबा नहीं कहूंगा, मगर नरेंद्र भाई का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। विकास तो सबका हो गया मगर सबका साथ नहीं मिला। यही एक थॉट, एक विचार उनके मन में अभी हो सकता है। और देखिए, आप ये ना समझिए, ये बड़े राजनीतिज्ञ हैं मगर फिर भी इंसान है। एक बात को आपको समझना चाहिए कि ये भी एक इंसान है। 4.67 लाख की लीड 1.5 लाख पर आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि सिस्टमैटिकली कुछ ना कुछ तो हुआ है। देखिए, एक बाजू लोग कह रहे हैं कि गुजराती जाके वहां पर घुस गए हैं। गुजराती नहीं होते, विकास ही नहीं होता था, क्योंकि बनारस के घाटों का शुरुआत से जब
सब उनका सफाई अभियान चला, तब से जाके काफी गुजराती वहां पर है, और वो बात को हम नकार नहीं सकते। उसके साथ में मगर ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो सूत्र था ना, वो सूत्र को कहीं ना कहीं मनोमंथन आज ये सूत्र के बाबत में चल रहा हो कि क्या मैं सबका विकास नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे सबका साथ नहीं मिला, सबका विश्वास नहीं मिला। देखिए, नरेंद्र भाई तो अपने आप में वो मनोमंथन करेंगे और वो अपने कार्यकर्ताओं से जानना चाहेंगे कि आखिर में हुआ तो क्या हुआ, ऐसा क्यों होता है कि एक बूथ के ऊपर 761 वोट होने के बावजूद वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाली 4 वोट मिलते हैं, और वहां पर उनका भाजपा का माइनॉरिटी मोर्चा जो है उसके भी 50-70 वोट है, मगर फिर भी मिले कितने, 4 सिर्फ। तो ये तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, ये तो समझना पड़ेगा और अपनी नीति रीतियों को, अपनी श्रद्धा को और अपनी कार्यशैली को एक हिसाब से प्रतिपादित करना पड़ेगा मोदी 3.0 के अंदर कि विकास तो सबके लिए है और वो विकास तो होगा, मगर साथ में सबका साथ और सबका विश्वास भी जरूरी है। अगर आप विश्वास और साथ नहीं दोगे तो फिर ये विकास की जो अविरत गाथा जो चल रही है वहां पर तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि जो विश्वास रखते हैं उनको हम दगा नहीं दे सकते। ये बात को भी समझना होगा कहीं ना कहीं, ज्यादा यत्न करके कि जो लोगों ने विश्वास नहीं रखा है उनको अपने पाले में करने के साथ में ये लोग जो शुरू से पिछले 30-40 साल से नरेंद्र भाई के साथ में चल रहे हैं उनको भी सराहना पड़ेगा। और ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी आज जरूरी है। जब हम काशी की बात करते हैं, जब अयोध्या की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये तो मेरा ही है, इसीलिए उसको इग्नोर कर दिया। ये जो किया गया है ना, ये ज्यादा भारी पड़ा है, क्योंकि जो मेरा नहीं है उसको मैं अपना विश्वास लेने के कारण, विश्वास लेने के प्रयत्न करने के कारण जो मेरा है उसको मैं नहीं गंवा बैठूं, वो चीज कहीं ना कहीं उनको समझनी पड़ेगी। और यही मनोमंथन आज की प्रधानमंत्री की 4 तारीख के रिजल्ट आने के बाद, प्रधानमंत्री फिर से बनने के बाद ये जो विजिट है, ये विजिट प्रतिपादित करेगा। दिस इज समथिंग लाइक टेस्टिंग द वाटर्स ऑफ गंगा, हाउ इट इज गोइंग टू फ्लो नाउ। अनन्या, बिल्कुल, अब सवाल यही है कि अगर मार्जिन जीत का कम हुआ है और जिन लोगों को विश्वास नहीं था या जिनको विश्वास में बीजेपी नहीं ले पाई, उसके लिए कौन कौन से बड़े फैक्टर ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। साध्वी गीतांबा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। साध्वी गीतांबा जी, जब कभी हम विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले तस्वीर जो है वो बनारस की पेश की जाती है, और ये बात बिल्कुल सच है कि 10 सालों में बनारस का कायाकल्प जिस तरह से हुआ है शायद ही उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी शहर का हुआ है। आप क्या मानती है? साध्वी गीतांबा जी, आपकी आवाज़ ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अजीत मेंदोला जी, जिन बातों का जिक्र हिमांशु जी कर रहे हैं कि आप देखिए एक बूथ संख्या की ये स्थिति है, 761 वोट हैं और 4 वोट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को पड़े हैं। यानी अगर इतनी बड़ी संख्या में ये कह सकते हैं एक बूथ पर 761 लोगों का भरोसा अगर नहीं रहा है बीजेपी का, तो इसमें कौन कौन से बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं, या फिर कार्यकर्ताओं में एक तरह से कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की तरफ से जो काम किया जाना चाहिए था वो उत्साह लोगों में नहीं जगा पाए, एक ये बड़ा फैक्टर है। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, जितना विकास, जितना कायाकल्प बनारस का हम पिछले 10 सालों में देख पाए हैं, शायद ही किसी शहर का हुआ है? बिल्कुल, देखिए मैं ये मानता हूँ कि ये बड़ा एक जिसे कहते हैं बड़ा रिसर्च का शोध का विषय है कि आखिर ऐसा क्या हुआ बनारस में कि प्रधानमंत्री मोदी जो है इतने कम मार्जिन से जीते, वो क्या कारण है, संघवी पता लगा रहा है बीजेपी में। लेकिन जो हम लोगों ने या जो मैंने अपने तरीके से जो हम लोग मैं समझ पा रहा हूँ, ये जो मैंने समझा है, देखिए 2-3 चीजें हुई है इसमें। एक तो कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं ये की कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग चुनाव जीत गए हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात,
पार्टी में कहीं गुटबाजी थी, इससे इनकार बीजेपी नहीं कर सकती है। गुटबाजी खींचतान थी और उसको आला कमान अगर नहीं समझ पाया तो ये भी मुझे बड़ा हैरान करता है, क्योंकि बीजेपी का आला कमान अब तक का सबसे शक्तिमान ताकतवर आला कमान है, जिसे कह सकते हैं कि भाई अगर वो जो कहता है सब जगह होता है। अगर वो ये नहीं पता लगा पा रहा है कि उसकी टीम और उसके लोग के मन में क्या बसा है, क्या वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, तमाम तरह की। देखिए, विपक्ष ने भी बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा और राजनीति बहुत अच्छे ढंग से की। पहली बात तो एक ये चीज उन्होंने फूट देने की कोशिश करी। अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया कि योगी को हटा दिया जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें अखिलेश यादव भी कहते हैं योगी टारगेट है। कहीं ना उन्होंने एक दिल्ली में यूपी के बीच में, मतलब योगी बनाम सेंटर के बीच में एक दरार डालने की कोशिश अपोजिशन ने करी। बीजेपी अपने चुनाव के दौरान उस बात को उसको समझा नहीं पाई कि ऐसा नहीं है। बीजेपी कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दे पे उलझ गई। आरक्षण एक मुद्दा था, इससे इनकार नहीं कर सकते आप, लेकिन भीतर घात जो था सबसे बड़ा खतरनाक था, भीतर घात होना। भीतर घात का मतलब आप ये समझिए कि आपकी जो टीम है वो अचानक पता चला आप लड़ाई लड़ने आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जैसी अंतिम समय पर अंतिम वार करना, पीछे से टीम गायब हो गई। तो वो जो अंतिम वार होना था, अंतिम वार के टाइम पर वो टीम पीछे कहीं ना कहीं नदारत थी। ये बीजेपी को पता लगाना चाहिए कि आखिर वो क्या वजह थी। आरक्षण ठीक है, आरक्षण एक मुद्दा है, वो अलग बात है, मैं उसको इतना प्रभावशाली नहीं मान रहा हूं, क्योंकि अगर आरक्षण पूरे देश में चलता तो बीजेपी की इतनी सीटें नहीं आती। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में कोई निराशा का भाव था। अगर निराशा का भाव था तो क्यों था? संगठन अगर कमजोर पड़ा तो क्यों पड़ा? क्योंकि संगठन की बड़ी भूमिका होती है। और तीसरी सबसे अहम बात जो मैं समझ पा रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया सब पे, और उसके बाद वो उन्होंने वो मान लिया कि भाई अब हमको वहां जाने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए, केंद्र में उनकी सरकार, स्टेट में बीजेपी की सरकार, अगर उनका जो खुफिया तंत्र है भारत सरकार का या स्टेट का, वो अगर ये पता नहीं लगा पा रहा कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, तो ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है कि आखिर सबसे आखिरी चरण में वोटिंग की बनावट की। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी का, और अगर माना कैंडिडेट का, जो कांग्रेस कैंडिडेट का ये कहना कि यहाँ गुजराती वो मीडिया जो यूट्यूबर के साथ घूम रहे थे कि यहाँ गुजराती आगे भर गए हैं, गुजरातियों ने सारा काम ऑक्यूपाई कर लिया है, लोकल का आदमी को काम नहीं मिल रहा है। अगर वो एक व्यक्ति, वो कांग्रेस ये कर रही है और बाकी जो सरकार वहां पे जो सरकार चला नहीं पता चल रहा है, वो इस बात को क्लियरिटी नहीं कर रहे कि ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। विकास सबके लिए, रोजगार यहीं के लोगों को मिला है, मंदिर यहीं के लिए बना है, सारा यहीं के लिए हो रहा है। अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के वर्कर और प्रदेश के जो नेता हैं, अगर वो ये नहीं समझा पाए हैं तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और इसके लिए मंथन कर देखिए, लोगों में बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुझे नहीं लगता कि इतना गुस्सा होगा कि उन्होंने ये स्थिति ला दी कि कहीं 4 वोट पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वहां पे हुआ है बनारस में, जो बीजेपी के लिए, बीजेपी को उसका पता लगा के उसकी सही स्थिति का आकलन करना चाहिए, वरना ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाला है आने वाले विधानसभा चुनाव में। जी चलिए, साध्वी गीतांबा जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी, साध्वी गीतांबा जी, क्योंकि आप जिस तरह से हमने देखा है पिछले वक्त में जो काम बनारस में किया गया, जो काशी में किया गया, और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विकास की सौगात काशीवासियों को देते रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जब भी हम विकास की बात करते हैं तो सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो काशी को लेकर ही पेश किया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर जीत का मार्जिन 2014 में हमने देखा 56.37% वोट, 2019 में 63.62%, यानी 2014 के कंपैरिजन में और ज़्यादा, लेकिन 2024 में ये घटकर 54.24% रह जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानती हैं? इनके कार्यकर्ताओं का जो आत्मविश्वास था, भाजपा के कार्यकर्ताओं का, कि नहीं हम तो जीत जाएंगे, और घर घर ये लोग गए नहीं, घर घर लोगों से रिक्वेस्ट नहीं किए, लोगों को समझाए नहीं। पिछली बार जो चुनाव हुआ था तो उसमें घर घर मोदी की किताबें बांटी गई थी। इस बार कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी कार्यकर्ता नहीं आया, कोई विधायक नहीं आए। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि प्रचार प्रसार की और इनके आवाज़ को बताने में इनके कार्यकर्ताओं ने कमी किया है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस और सपा जो मिल गई तो इसमें जातिगत वोट भी असर डाला है।
लेकिन सबसे ज्यादा अगर दोषी माना जाएगा तो कार्यकर्ताओं को ही माना जाएगा। कार्यकर्ता कहीं भी नहीं पहुंचे हैं समय से। बिल्कुल, ठीक है। पर्ची भी नहीं बांटी वहां पे, पर्चियां भी नहीं बांटी इन्होंने। हाँ, कुछ नहीं बांटे थे। अब अगली बार तो किताबें बटी थी, घर घर किताबें, मोदी का हर जगह क्या क्या कार्य किया है हर चीज मिला था। लेकिन इस बार एक कार्यकर्ता भी किसी के दरवाजे पर नहीं पहुंचे। हमारे ठीक है। आश्रम में आप जैसे कह हर रही हैं कि साल कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो एक बड़ी वजह रहा है। दूसरा, इस पर तो मैं जवाब चाहूंगी हिमांशु जी आपसे, लेकिन एक चीज और, जिस बात का जिक्र किया जा रहा है, संगठन और पार्टी में समन्वय की कमी या एक तरह से जो भी है बैलेंस जो है वो नजर नहीं आया धरातल स्तर पर जो होना चाहिए, एक वो भी बड़ी वजह है कि जीत का मार्जिन जो है वो कम हो गया। डेफिनेटली। अरे मैं तो ये कहूंगा कि ये तो नरेंद्र मोदी जी थे उम्मीदवार वहां पर, तो 1.5 लाख वोटों से जीत गए। ये नरेंद्र मोदी जी के नाम पे दिया गया वोट है और जिसकी वजह से इनकी विजय हुई है, वरना परिणाम कुछ अकल्पित होते थे। देखिए क्या होता है जब संकलन पार्टी के बीच में और कार्यकरों के बीच में नहीं होता, तब एक मैसेजिंग जो होना चाहिए सही तरह से, साध्वी जी ने बता दिया अभी कि देखिए घर घर पुस्तिका बांटी जाई थी। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तिकाएं 19 में बांटी गई थी। मोदी जी के बारे में भी काफी साहित्य बांटा गया था। जब वो फिजिकली नहीं आ सकते तो लोगों को उनके बारे में जानकारी दी जाती, मगर इस बारी वो कार्यकर लोगों के घर पे गया ही नहीं। यही चीज हमें गुजरात में भी देखने को मिली। देखिए ऐसी कोई बात भी नहीं है, नहीं आया है। गुजरात और में भी एक भाजपा के नेता बहुत सबसे बड़ी 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 बात बात यह करते है थे, कि मोदी अरे जी एक का सीट हम अपना 5 शेष लाख था वोटों जो से इतना जीतेंगे। वोट मिला है, नहीं तो कार्यकर्ताओं की तरफ तो एकदम नील था। कोई भी सामने नहीं आया, एक सदस्य नहीं सामने आया कहने के लिए कि नहीं आपको मोदी जी को वोट देना है। कोई भी नहीं आया है। हाँ ये सही उनका बात है, शेष था कि उनको सही कितना बात है, सही बात है। और कहीं ना कहीं ये मुझे तो दिखता है कि देखिए पहले ही दिन रिजल्ट के दिन हमने बताया था, और ये बात मैं आज फिर से दोहराऊंगा, कहीं ना कहीं भाजपा का एक कोर वोट होता है हिंदुत्व का और कार्यकरों का, वो तकरीबन 6 से 8% एट एन एवरेज हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर होता है। और वो 6 से 8% वोट जब आपका शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है मतलब वो विपक्ष में जाके वोट नहीं करता, मगर वो जाके वोट ही नहीं करता, तब ये स्थितियां निर्मित होती है। क्योंकि ये वही 6 से 8% लोग हैं कि जो घर घर जाके दूसरे 25-30% लोगों को बाहर निकाल के वोटिंग करवाते हैं भाजपा के लिए। और जो चीजें इस बारी हमें यूपी में कतई नहीं आते दिखी। थे, कार्यकर्ता आते थे, लेकिन इस बार कोई भी नहीं ठीक है। दिखा। और ये स्थितियां पुस्तिका सिर्फ स्वयं विधायक वाराणसी बांटने के लिए आते थे, नहीं, साध्वी लेकिन कोई गीतांबा नहीं जी, आया। ये स्थितियां सिर्फ वाराणसी नहीं, मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश तमाम ऐसे राज्य पूरे थे जो यूपी घर में घर देखने को मिली। कार्यकर्ता जाते थे, समझाते थे, अपनी पार्टी के बारे में बताते थे, उपलब्धियां गिनवाते थे। वो चीजें इस बार नहीं हुई। आप सभी रहिएगा, आगे हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। इस चुनाव में देश के 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा चुनाव कहीं और नहीं होता है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। अभी मैं G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली गया था। G7 के सारे देशों के सारे मतदाताओं को मिला दे तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 1.5 गुना ज्यादा है। यूरोप के तमाम देशों को जोड़ दें, यूरोपियन यूनियन के सारे मतदाताओं को जोड़ दें, तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 2.5 गुना ज्यादा है। इस चुनाव में 31 करोड़ से ज्यादा
महिलाओं ने हिस्सा लिया है। ये एक देश में महिला वोटर्स की संख्या के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। देखिए